हेलो, वेरी गुड इवनिंग फ्यूचर ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं शिवालिका आपका फिर से स्वागत करती हूँ अस्त्रा एकेडमी में। एज यू नो कि हम लोग पूरी साइंस की सीरीज लेके आए हैं फॉर सीडीएस सीएपीएफ एंड एनडीए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कल कर रहे थे, हमने क्या करा था, सेल वाला टॉपिक करा था। तो आज हम सेल का बचा हुआ टॉपिक करने वाले हैं। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट करा था, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कंप्लीट करा था डियर प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोट्स तक। राइट। वहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंशिएशन बता दिया था दोनों के बीच में। आज हम लोग उसका एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल से पहले एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और इट इज़ एन रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट कि जो यहाँ से आज इनका पहला लेक्चर है, ये प्लीज़ जाके आप पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखना, तभी आपको लिंक समझ आएगा। ठीक है, चलो। तो ये सब कुछ हम लोग कल कर चुके थे। इसमें आपकी सेल थ्योरी बची है। सेल थ्योरी हम लोग इसके बाद करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सेल थ्योरी के बारे में बताऊंगी। हमने कल पढ़ा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या था? ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस क्या है, प्रिमिटिव है, यानी कि पुराने जमाने टाइप का, यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल के पास किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव, राइट। और जब हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात करते हैं, यानी कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसके पास किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम उसे क्या टर्म दे देते हैं? न्यूक्लियोइड टर्म दे देते हैं। क्या टर्म देते हैं बच्चे? न्यूक्लियोइड। ठीक है। और जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस ही बोलते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर आपका आरएनए पाया जाता है। आरएनए, जिसका आर किसके लिए स्टैंड करता है? आर स्टैंड करता है राइबोसोम के लिए। आर, आरएनए, राइट। और ये आर किसके लिए डिनोट कर रहा है? राइबोसोम के लिए। और ये जो आर आरएनए है, इसको हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं? तो इसको हम लोग बुलाते हैं न्यूक्लियोलस के नाम से। ठीक है। और क्या नाम है? और कुछ कॉमन नाम है, जैसे कि राइबोसोमल फैक्ट्री। राइबोसोम क्या सिंथेसिस करता है? जब भी राइबोसोम की बात आएगी, वी आर गोइंग टू से राइबोसोम सिंथेसिस करता है प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसिस होता है, दैट्स व्हाई हम लोग राइबोसोम को और किस नाम से जानते हैं? राइबोसोमल फैक्ट्री के नाम से। सॉरी सॉरी, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है। हाँ, चलो फिर आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले थे इसके एग्जाम्पल्स की, तो उन्हें हम लोग देखते हैं बच्चे। एग्जाम्पल में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं आज प्रोकैरियोट्स की, क्योंकि कल मैं आपको इम्पोर्टेंटली बता चुकी थी। चलो, तो हेडिंग डालते हैं प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है। प्रोकैरियोटिक हमने यहाँ पे लिख दिया। प्रोकैरियोटिक में जो आपका मेनली आता है ना बच्चे, जो ऑर्गेनिजम्स यहाँ आते हैं, वो सारे क्या है? बैक्टीरिया है। सारे बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स में आते हैं। और जैसे हमें पता है, जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो हमने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कर रखा है हर चीज का। ठीक है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को पुट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरीज जो हमने डिफाइन करी है। जैसे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, या फिर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, सेल किस टाइप के पाए जा रहे हैं उनके पास। इस तरीके से हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। और ये बैक्टीरिया किसके अंदर है? कौन से किंगडम के अंदर है? ये किंगडम मोनेरा के अंदर है। तो जब हम किंगडम की बात करते हैं, बैक्टीरिया पाया जाता है आपका किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा में पाए गए हैं। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो बैक्टीरिया है, इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, याद रखना दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू आ चुकी। ठीक है, चलो। तो हम लोग बैक्टीरिया को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सबसे पहला है आपका
आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा है आपका यू बैक्टीरिया। ठीक है। जब हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं बच्चे, तो आर्की बैक्टीरिया को हमने डिफाइन किया हुआ है किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि जो बैक्टीरिया आपके एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में जिंदा पाए जा सकते हैं, उस बेसिस पे। तो यहाँ पे बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट है और एक पे पीवाईक्यू आ चुका है। तो हम आर्की बैक्टीरिया को देखें तो ये कहाँ पे किस चीज पे डिफाइन करे हुए हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट पे। ठीक है, एक्सट्रीम हैबिटेट। अब बच्चे इसमें सबसे पहला आ जाता है आपका नंबर वन होता है, इसमें नंबर वन होता है जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स पे रह सकते हैं, हाई टेम्परेचर। ठीक है। नंबर टू, जो आपके सॉल्टी एरियाज में रह सकते हैं, सॉल्टी एरियाज। ठीक है। और नंबर थर्ड, आई होप आपको विजिबल होगा। हाँ ठीक है। नंबर थर्ड, वो जो मार्शी यानी दलदले इलाकों में रह सकते हैं। मार्शी का मतलब क्या है? दलदले इलाकों में। ठीक है। अब इनके टर्म्स कैसे पूछे जाते हैं? इनके नामों के ऊपर। जैसे जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, ऑर्गेनिजम्स जो आपके सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? इस पे क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू। ठीक है। और अगर आपको पीवाईक्यूज करने हैं डियर, तो सेम मेरी एक पीवाईक्यू की सीरीज भी चल रही है यूट्यूब पे, अब वहां जाके कर सकते हो। अभी हम लोग मेनली बायो की ही कर रहे हैं, बायो कंप्लीट होने के बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे एंड देन हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। तो इनके नामों की बात करें हम लोग, तो जो आपके हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं उस टाइप के बैक्टीरियाज को हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या बोला है? थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है। और जो आपके सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स। ठीक है। और जो मार्शी यानी दलदले इलाकों में रहते हैं, दलदले इलाकों में, सड़े हुए इलाकों में, इस टाइप के बैक्टीरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेनोजेंस। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मिथेनोजेन पे क्वेश्चन नहीं आया है, बट मीथेन गैस कौन बनाता है इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीथेनोजेंस। अब बच्चे एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि जो मिथेनोजेंस होते हैं ये और भी जगहों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्लू कलर से हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, गट ऑफ ruminant एनिमल, गट ऑफ ruminant एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल्स की गट में जो जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब क्या होता है? जो डबल डाइजेशन कर रहे हैं, पहले आधा खाना पचाया फिर दोबारा लाए, मैकेनिकल प्रोसेस लगाया उसके ऊपर, दोबारा से फिर उसे इनटेक किया। ऐसा क्यों? बिकॉज वो उनके खाने में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज इतनी आसानी से पचता नहीं है, दैट्स वाई वो बार 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 खाने को फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं। ठीक है। अब ये गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल जैसे कि बफेलो, बफेलो का क्या बनता है? काउडंग बनता है, या उसका जो काउडंग है उसे हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सीएनजी निकालने में, राइट, कंप्रेस नेचुरल गैस निकालने में। तो जो कंप्रेस नेचुरल गैस है इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन किसने बनाया? मिथेनोजन ने बनाया। राइट, ठीक है। तो गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल से हम लोग सीएनजी का सिंथेसिस करते हैं और सीएनजी में पाया जाता है मीथेन। और मीथेन को किसने बनाया? मिथेनोजन ने बनाया। सेम एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? सीएनजी यहाँ पे आ गया, तो एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एलपीजी। यहाँ लिख देती हूँ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है आपका? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। अब यहाँ पे आपका एक होमवर्क है छोटा सा,
मुझे लेक्चर ओवर होने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि एलपीजी के पास उसकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती है। जैसे सच सीएनजी अगर लीक हो तो उसके पास स्मेल है, हमें पता चल जाता है कि सीएनजी लीक हो रही है। बट एलपीजी के पास किसी भी प्रकार की कोई गैस नहीं होती है। तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ता है जिससे कि हम इस गैस का पता कर सके? उस सब्सटेंस का नाम बताना जो एलपीजी में ऐड किया जाता है, जस्ट कि वो आपका एक स्मेल बता सके। ठीक है, इट इज योर होमवर्क, कमेंट सेक्शन में आपको इसका रिप्लाई करना है। चलो आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चे यू बैक्टीरिया की, किसकी बात कर रहे हैं? यू बैक्टीरिया की। तो इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया आता है जिसके पास क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल है तो मतलब वो क्या कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफ, अपना खाना खुद बना रहा है, राइट। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हुए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक बैक्टीरिया पाया गया था। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या रखा था, उस बैक्टीरिया का नाम रखा था ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बट बाद में फर्दर स्टडीज करने के बाद हमें पता चला कि भैया ये किसी प्रकार की एल्गी नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका हमने नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके हमने क्या रखा, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, क्या नाम रखा, साइनोबैक्टीरिया। इसे शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं BGA। इसके अलावा एक दो और है जो आपको नाम याद रखने हैं, नॉस्ट्रक एंड एनेबेना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नाम। यू बैक्टीरिया की ही बात कर रही हूँ, इसके ही एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ, नॉस्ट्रक एंड, ठीक है, या आपका हमने बैक्टीरिया का डेफिनेशन कर दिया। अब इसको आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहे नहीं तो ये ग्रुप में आ जाएगी आपके पास PDF। किस नाम से आएगी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रुप का नाम है आपका साइंस बाय शिवालिका मैम। ठीक है, साइंस बाय शिवालिका मैम। चलो आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। जब बैक्टीरिया के बारे में इतना हमने पढ़ ही लिया है तो इनकी शेप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, शेप्स के लिए हम लोग नया पेज ले लेते हैं, टॉपिक डालते हैं, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बेटा बैक्टीरिया ना मेनली 4 टाइप्स शेप में पाया जाता है। पहली शेप कौन सी होती है, पहली शेप होती है रॉड लाइक। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार से दिख। ओके, दूसरी शेप कौन सी होती है, दूसरी शेप होती है आपकी कॉमा लाइक। जैसे हम लोग कॉमा लगाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, सेम कॉमा लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से। ठीक है, थर्ड शेप होती है आपकी सर्क्यूलर शेप। सर्क्यूलर लाइक, ठीक है डियर। एंड फोर्थ शेप होती है आपकी स्पाइरल शेप। कैसी होती है, स्पाइरल शेप। नंबर फोर्थ है आपकी स्पाइरल, यानी कुछ इस प्रकार, स्प्रिंग लाइक। ठीक है, अब ये तो हमने कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिए, बट इन सब के नाम भी अलग अलग पाए जाते हैं। जब हम नाम की बात करते हैं तो नाम आपको ध्यान रखना है। रॉड शेप को बोलते हैं हम लोग बैसिलस, सर्कुलर को बोलते हैं हम लोग, सर्कुलस को यहाँ पे बोलते हैं हम लोग कोकस, कॉमा को विब्रियो, और स्पाइरल को बोलते हैं हम लोग स्पाइरलम। ठीक है, तो चलो इनके नाम मैं आपके लिए लिख देती हूँ। आपका जो रॉड शेप है इसे हम लोगों ने क्या बोला है, इसे बोला है बैसिलस। ठीक है बच्चे, और जो आपका कॉमा शेप है इसे हम लोग बोलते हैं विब्रियो।
जो आपका सर्कुलर है इसे हम लोग बोलते हैं कोकस, और जो आपका स्पाइरल है इसे हम लोग बोलते हैं स्पाइरुलम। ठीक है। अब पता बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, शेप के नेचर को चेंज कर सकते हैं, यानी आपस में शेप एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई किसी और शेप में आ सकता है, कोई किसी और शेप में आ सकता है। तो ये जो शेप चेंजिंग नेचर होता है इसका नाम होता है प्लियोमॉर्फिक नेचर। ठीक है, क्या नाम होता है? प्लियोमॉर्फिक नेचर। चलो तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। शेप चेंजिंग नेचर है इनका। ठीक है, और इस शेप चेंजिंग नेचर को हम लोगों ने एक वर्ड दिया हुआ है, और उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं प्लूरोमॉर्फिक नेचर। चलो आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को इतना समझ आ गया है तो फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यहाँ पे कुछ हमने आपके डिफरेंशिएशन दे रखे हैं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, इसे एक बार रीड कर लेना। ठीक है, हमें बस रीड करना है। अब बात करी गई है डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल। अलग अलग सेल का क्या क्या शेप होता है, जैसे मीजोफिल है। मीजोफिल कहाँ पाया जाता है? मीजोफिल पाया जाता है बच्चे प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में कहाँ पे पाया जाता है? बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। एपिडर्मिस क्या है? प्लांट की सबसे बाहरी कवरिंग। ठीक है, और ये मीजोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मीजोफिल में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए मीजोफिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन भी है। तो इसकी शेप कैसी है? राउंड एंड ओवल। अगर मीजोफिल को इंग्लिश में लिखें तो MESOPHYLL। ठीक है, नेक्स्ट है आपका WBC। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को और किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को और जाना जाता है आपका ल्यूकोसाइट्स के नाम से। अब इनकी जब शेप और स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो व्हाइट ब्लड सेल का कोई शेप और स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी कि किसी भी तरीके से खुद को मोल्ड कर सकते हैं, कहीं से भी आसानी से निकल सकते हैं। जब किसी प्रकार किसी भी चीज के पास एक प्रॉपर शेप स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वो कैसा हो गया? अमीबा के जैसा हो गया। अमीबा के पास भी कोई शेप स्ट्रक्चर नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसे क्या नाम दे देते हैं? एमीबॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं एमीबॉइड इन शेप, यानी कोई शेप नहीं है। और जब हम बात करते हैं आरबीसी की, यानी रेड ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? जिसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। तो इस एरिथ्रोसाइट्स का शेप क्या होता है? इनका शेप होता है राउंड एंड बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव क्यों हुआ? बिकॉज इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस की जगह खाली होती है तो बीच में से पिचक गया, दैट्स वाई इसका शेप हमें बाइकॉनकेव दिखता है। न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके सामने नर्व सेल या न्यूरॉन सेल। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, यानी लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी। और लार्जेस्ट कौन सी थी? फीमेल बॉडी में पाया जाता है ओवम। स्मॉलेस्ट कौन सी थी? मेल बॉडी में पाया जाता है स्पर्म। और लॉन्गेस्ट कौन सी है? नर्व सेल। नर्व सेल के शेप एंड स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो इसका शेप और स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका? ब्रांच्ड। कैसा है? ब्रांच शेप एंड स्ट्रक्चर है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक स्टैटिक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलेंगे और सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बेसिक से आपको डायग्राम दे रखा है सेल का, इसे एक बार देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको पढ़ाने से पहले बच्चा एक चीज समझो, हर सेल के पास तीन चीजें कॉमनली होती है।
ये एनसीईआरटी में भी गिवन है क्लास 9 की, कि हर सेल के पास 3 चीजें पाई ही जाती हैं। नंबर 1 इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस पे भी पीवाईक्यू आ चुका है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 2 is your nucleus, and number third is your cytoplasm, ठीक है। ये 3 चीजें आपकी हर कोशिका के पास पाई ही जाएंगी। इसका एक्सेप्शन क्या है, किसके पास ये तीनों नहीं पाई जाती? सो इट इज द वायरस। कौन है? वायरस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सेप्शन इज योर वायरस। वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। दैट्स वाई जब तक वो बॉडी से बाहर रहता है, किसी भी लिविंग होस्ट से बाहर रहता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग। और जैसे ही वो किसी लिविंग होस्ट को पकड़ लेता है तो वो कौन सी स्टेट में आ जाता है? लिविंग स्टेट में आ जाता है, बिकॉज उसको पूरा साइटोप्लाज्म मिल जाता है फॉर द फंक्शनिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो पहला है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम बात करते हैं किसी भी सेल की, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, दोनों के पास आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किस किस नाम से बोला जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी चयनात्मक परागमय झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको ये नाम क्यों दिया? क्योंकि ये कुछ चीजों को अंदर आने देता है, कुछ चीजों को बाहर जाने देता है, हर किसी को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो ये सिलेक्शन कर रहा है कि तुम अंदर जाओगे, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत नहीं है, सिलेक्शन कर रहा है। दैट्स व्हाई इसको हमने बोला सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज करा था कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इधर से उधर भेजने का काम कर रहा है। तो ये क्या आपका किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है वो आपको पता होना चाहिए। ये बिना किसी ऊर्जा या एनर्जी का यूज करे ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आपके सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी एनर्जी। ठीक है, बिना किसी एनर्जी के हो रहा है। अब ये जब बिना किसी एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जब एनर्जी की वजह से होता है तो हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, और दूसरा होता है जहाँ पे पानी का एक्सचेंज होगा। तो जब हम बात करते हैं गैसेस की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सारी गैसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमेशा जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कहाँ से होगा? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की जगह। यानी जहाँ पे कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे बहुत कम है, वहां से चीज फ्लो करेगी लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों कहाँ पे ना आ जाए, इक्विलिब्रियम की स्टेट पे ना आ जाए। तो ये कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा डिफ्यूजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ वाटर, पानी का इधर से उधर एक्सचेंज होना, किसका एक्सचेंज होना? पानी का। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाना, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, सो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ वाटर। कहाँ से कहाँ पे? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन, HC का मतलब है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, टू लो कंसंट्रेशन।
दोनों को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, HC हाई कंसंट्रेशन, LC लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन किसका है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो हम लोग जब इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं बच्चे, अब जैसे हमें पता चला है परमिएबल है, चीजों को इधर से उधर जाने दे रही है, यानी इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, राइट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल नेचर है। तो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल नेचर के लिए ये किस चीज की बनी होगी, एक तो लिपिड की बनी होगी, राइट, और दूसरा प्रोटीन की बनी होगी। तो जब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में आता है आपका सबसे पहले लिपिड्स, और दूसरा आता है आपका प्रोटीन, ठीक है, और थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले लिपिड कौन सी फॉर्म में पाया जा रहा है, तो बच्चे लिपिड होता है आपका फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड। और किस तरीके से है इसकी बेटा, बाय लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की, आपकी बाय लेयर पाई जाती है, और उसके बीच में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रखे होते हैं। जैसे डायग्राम दिख रहा है, ये आपकी लिपिड की बाय लेयर है, एक ये जा रही है ऊपर से और एक नीचे से आ रही है, ठीक है। बीच में आपके प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे एम्बेडेड हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। एंड इट इज अ पीवाईक्यू, इट इज अ पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2023 सेकंड सीडीएस का, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये क्या है, आपका पीवाईक्यू है। चलो, इवन ऑस्मोसिस पे बहुत बार पीवाईक्यू आया है, और किस चीज पे आता है वो मैं आपको बताती हूँ। चलो, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑस्मोसिस की कैटेगरी बताई हुई है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। होता क्या है बेटा, पहले इसे समझो। आपके घर में खीर बनती है, बनती ही होगी, कोई भी त्योहार है खीर तो बनेगी ही बनेगी, राइट। खीर में डलती है किशमिश, किशमिश डालने से पहले मम्मी क्या करती है, उसको थोड़ी देर पानी में भिगा के रखती है, ठीक है। तो अभी जब पानी में नहीं भिगाया है तो किशमिश कैसी है, बिल्कुल मुरझाई हुई, और जैसे ही पानी में डाल दिया किशमिश कुछ घंटों बाद फूल जाती है, स्वेल अप हो जाती है। तो हुआ क्या, जो आपकी रेजिन थी यानी किशमिश थी, उसके अंदर का कंसेंट्रेशन लो था, यानी पानी का अमाउंट कम था, और जब मैंने उसे बाउल ऑफ वाटर में पुट किया, ठीक है, तो बाउल ऑफ वाटर में पूरा पानी भरा हुआ है, तो वहां से पानी किशमिश के अंदर यानी रेजिन के अंदर फ्लो हुआ है। तो यानी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के ऊपर आया है। हाई कंसेंट्रेशन कहाँ था, आउटसाइड द बॉडी, और लो कंसेंट्रेशन कहाँ था, इनसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड द बॉडी से इनसाइड पे आया है, और रीजन स्वेल अप हो गई है, तो इस कंडीशन को हमने बोला हाइपोटोनिक, ठीक है। एक बार डायग्राम से और मैं आपको ये बताती हूँ, उसके बाद टेबल समझना आसान हो जाएगी। ओके, ये एक कोशिका है, यानी ये एक सेल है, ठीक है। इसके चारों तरफ आपका एक इन्वायरमेंट है। हम लोग ऐसे 3 डायग्राम बनाने वाले हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तीनों के अंदर हमने एक एक सेल डाला हुआ है। सेल 1 था, सेल 2 एंड ये रहा आपका सेल 3। अब फर्स्ट का जो आपकी कंडीशन है, नंबर फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे हम लोग 1 लिख रहे हैं। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि सेल के बाहर यानी आउटसाइड कंसंट्रेशन, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा आउटसाइड कंसंट्रेशन, ठीक है। और सेल के अंदर क्या हो जाएगा, इनसाइड कंसंट्रेशन। सिर्फ सी लिखा है मैंने इनसाइड कंसंट्रेशन के लिए। आउटसाइड कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है, बहुत ज्यादा है, और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कैसा है, लो है, यानी सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है, और सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट पे पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो होगा क्या, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा डिफ्यूजन के थ्रू, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। तो पानी आपका आउटर कंसंट्रेशन से कहाँ गया, इनर कंसंट्रेशन के पास गया। इसकी वजह से होगा क्या, सेल बहुत सारा वाटर लेगा, और जब बहुत सारा वाटर इनटेक करेगा तो सेल के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे सेल को क्या हुआ, स्वेल हो गया, ठीक है। और इस टाइप की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन में आपकी जो आउटसाइड कंसेंट्रेशन है वो भी सेम है,
और जो इनसाइड कंसंट्रेशन है वो भी सेम है। ठीक है, यानी जो इनका दोनों का पानी की मात्रा है वो अंदर और बाहर बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, और जब इक्वल है ना तो बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट। इस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। ठीक है, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड हम लोग देखें, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है, और सेल के बाहर लो है। तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। और जब सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा बच्चे, तो क्या होगा, सेल दोबारा से श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सेल पे क्या फर्क पड़ा, श्रिंक हो गया, छोटा हो गया। इस टाइप की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। एक हाइपो है, एक आइजो है, और थर्ड हाइपर है। अब जरा इसको टेबल में डालते हैं। चलो, पहला कंडीशन दिया है आइसोटोनिक। सबसे पहला आइसोटोनिक दिया है। आउटसाइड कंसंट्रेशन कैसी होगी, सेम होगी, कैसी जैसी इनसाइड थी। इनसाइड कैसी होगी, सेम होगी। इफेक्ट क्या आएगा, नो इफेक्ट। सेल सेम कंडीशन में ही रहेगा। ठीक है, हाइपोटोनिक की बात कर रहे हैं, आउटसाइड कंसंट्रेशन कैसी होगी, हाई होगी। इनसाइड कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो होगी। सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा। हाइपोटोनिक कंडीशन में आउटसाइड कंसंट्रेशन लो होगी, इनसाइड कंसंट्रेशन हाई होगी, और सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, साइंस बाय शिवालिका मैम। वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ के आंसर्स एंड एवरीथिंग वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।